गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, मेरे साथ जुड़िए और मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम के पूछे गए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। राइट बच्चों, तो आप सभी पहले खुद से प्रत्येक सवाल को सॉल्व करिएगा और जब ना बने तब मेरे सॉल्यूशन को आप लोग विजिट करिएगा, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। राइट बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या दैट इज होल नंबर, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 है ना। प्राकृतिक संख्या के समूह में जब आप 0 को इंक्लूड कर देते हैं, 0 को शामिल करते हैं, तो बच्चों वो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। नहीं, तो आपसे पूछ रहा है कि 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। तो 11 स्क्वायर का मतलब हुआ बच्चों 121 और 12 स्क्वायर का मतलब हुआ 144। राइट, तो 121 और 144 के बीच, ध्यान देना बीच शब्द यूज़ किया है, मतलब ना तो 121 गिनना है, ना तो 144 गिनना है। ठीक है, यानी शुरुआत कहाँ से होगी, तो 122 से और कहाँ तक जाना है, 143 तक जाना है। यानी 122 से 143 तक में कितने नंबर हैं, आप सारे नंबर को गिन लीजिए। तो सिंपल करना है क्या हम लोगों को बच्चों, 144 में 121 को घटाइए, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 23, और लास्ट में एक और घटेगा ना बच्चों, तो घट के कितना हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा 22, यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका ये डी। होता क्या है, जैसे 5 और 9 के बीच हम कहें कितना नंबर है, तो देखो क्या करना है, खुद से भी चाहें तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं। तो करना क्या है, इसके लिए आप क्या करिए, छोटा सा डाटा उठाइए, घटाना है कि जोड़ना है, क्या करना है। देखो जैसे आपको कहें कि 5 और 9 के बीच कितना नंबर है, तो आप कहेंगे 6 7 8, ये 3 नंबर है। राइट, ये 3 आंसर आया ना। तो ये कैसे पता हुआ, तो 9 में 5 घटा दिए तो क्या आया 4, और 4 में फिर 1 घटा तो आंसर आ गया 3, यानी बीच वाला नंबर पता चल रहा है। ठीक उसी तरह 121 और 144 के बीच कितने नंबर हैं, तो दोनों को घटा दीजिए और घटा के फिर से 1 घटा दीजिए, तो बीच में कितने नंबर हैं वो आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों परसेंटेज का, बड़ा ही प्यारा सवाल है। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया, 20% ने अपना मत नहीं दिया और 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ और उसे 112 मतों से विजेता घोषित किया गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी। बच्चों देखो, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर टोटल मतदाता जो था, जो भी था उसको 100% मान लेते। टोटल मतदाता जितने भी हैं पंजीकृत रजिस्टर्ड, उसको हम लोग मान के चलते हैं वो कितना है 100%। राइट, 100% यानी टोटल। तो 100% यदि आपने टोटल मान लिया, बच्चों मैं लिख देता हूँ कि टोटल हम लोग कितना मान के चल रहे हैं, टोटल हम लोग 100% मान के चल रहे हैं। ठीक है, 100। राइट बच्चों, तो 100 में से 20 ने अपना मत नहीं दिया, अपना मत डाला ही नहीं, तो कितने मत डाले गए 80%। तो मत कितने डाले गए बच्चों, तो आप कहोगे 80% वोट डाला गया। राइट, जितने भी मत डाले गए उसमें से फिर से क्या हुआ, 40 मत अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड हो गए। तो जितना डाला गया और इसी में से यदि कुछ अवैध हो जाए, इनवैलिड हो जाए, तो अवैध से तो जीत और हार होगा नहीं, तो उसको आप घटा दीजिए। तो वैलिड वोट आपका इतना ही बचा, वैलिड वोट इतना ही बचा। राइट बच्चों, अब जरा गौर करो, कहता है विजेता यानी जो जीता है पंजीकृत मतों का, पंजीकृत मतलब टोटल का, टोटल रजिस्टर्ड, पंजीकृत मतों का कितना परसेंट ले लिया, 42% ले लिया। आप टोटल 100 मान के चले हैं तो 100 का 42% तो 42 ही होगा। और प्रतिशत लिख रहे हैं क्योंकि आप ये ना समझें कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए बार बार प्रतिशत भी लिखते जा रहे हैं।
तो बच्चों जो विजेता था वो विजेता कितना परसेंट लाया, वो 42% लाया। टोटल 100 मान के चले हैं तो 100 का 42% तो 42 ही होगा ना, 42%, राइट। तो विजेता 42 लाया और टोटल इतना वोट वैलिड हुआ, इसी वैलिड वोट से हार और जीत हुआ होगा। इस टोटल वैलिड का यदि विजेता ने 42 ले आया तो जो बचा होगा वो हारने वाले के हिस्से में गया होगा, नहीं तो हारने वाला के हिस्से में कितने गया होगा, हारने वाले के हिस्से में कितने गया होगा। विजेता ने 42% लाया और इतना सा वोट बचा, तो हम लोग क्या करें, विजेता जितना लाया और जितना वैलिड हमारा वोट पड़ा, उस वैलिड वोट में से विजेता ने जितना लाया उसको घटा देंगे, तो जो बचा होगा हारने वाला लिया होगा, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार हैं। तो इसमें से हम क्या करते हैं, ये हमारा टोटल वैलिड वोट है, वैलिड वोट में से विजेता ने जितना लाया उसको क्या करते हैं बच्चों, माइनस कर देते हैं। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो ये वोट किसका आ जाएगा, ये वोट हारने वाले का होगा, हारने वाले का होगा। और जीतने वाला इतना, हारने वाला इतना, और देखिए हार और जीत कितने मतों से हो गया, 112 मतों से। इसका मतलब दोनों के बीच मतों का अंतर 112 हो रहा होगा। दोनों के बीच का अंतर कितना हो रहा होगा बच्चों, 112। दैट्स ऑल। 100% का वैल्यू बताना है आपको। तो 42% और ये माइनस, जब ब्रैकेट टूटेगा बच्चों तो माइनस इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस बनेगा। 42 और 42 मिलके कितना, 84%। कितना, और डायरेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा कर लो, 84 हो गया। ये और ये जुटेगा और माइनस जब इसमें गुणा होगा तो ये तो माइनस रह जाएगा। तो 84 माइनस 80 दैट इज व्हाट, 4%। कितना बचा बच्चों, 4%। और ये माइनस और माइनस मिलके क्या बनाएगा, प्लस 40। तो 4% प्लस 40 बराबर कितना, 112। तो 4% का वैल्यू कितना बच्चों, 112 में 40 घटेगा कितना, 72, सॉरी हाँ 72 ही ना, ठीक है। तो 4% का वैल्यू पता चल गया 72। टोटल रजिस्टर्ड वहाँ कितने थे, तो टोटल रजिस्टर्ड थे 100%। 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, 100% का वैल्यू कितना होगा। तो 4 का कितना गुना हो रहा है, या बेहतर हो 4 से इधर कटा दीजिए 18 बार में, है कि नहीं। तो 1 का मान 18 तो 100 का मान 1800, 100 का मान 1800, यानी टोटल वोट वहाँ कितना पड़ा था, 1800, यानी ऑप्शन बच्चों डी। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, देखो। गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए EMI का भुगतान करती है, EMI देते हैं। उसकी मासिक आय 80,000 है। वो अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू कामकाज पर 40%, GPF में 10% भेजती है, बचत बैंक खाते में 15% की बचत करती है और शेष राशि जो बचता है उसको EMI के रूप में डालती है। तो आपसे पूछ रहा है कि वो EMI के रूप में कितनी राशि का भुगतान करती है। तो बच्चों देखो, गीता का मंथली इनकम कितना है, तो आप कहेंगे 80,000। कितना है बच्चों, 80,000। अच्छा, गीता अपने मासिक वेतन का टोटल कितना खर्च कर रही है, जरा देखो। तो यहाँ पर बच्चों हर खर्च की तुलना उसका टोटल वेतन से हो रहा है, तो टोटल खर्च निकालने के लिए आप सभी प्रतिशत को जोड़ सकते हैं। तो ये 15 और 15 मिलके कितना हो गया, 30, और 40 और 10 मिलके बच्चों 70, और 70 और अरे क्या जोड़ दिया बच्चों, 15 और 15 कितना, 30, 30 10 40 40 80 ना, ओ सॉरी उसको हम 70 बोल लेते हो, 85 है ना, सो सॉरी बच्चों। 40 10 50 और 15 15 30, तो 50 30 80 ना। तो उसने 80% क्या किया, अपने वेतन का खर्चा कर दिया। तो जो बचा, इस खर्च के बाद उसके पास कितना बचा, 20%। तो जो बचा था उस बचे को कहाँ डालती थी, EMI में डालती थी, यानी अपने वेतन का वो 20% कहाँ डालेगी, EMI नहीं। 00 से 00 कैंसिल, 8 दूनी 16,000। 16,000 रुपये वो क्या करेगी बच्चों, EMI में डाल रही है। आंसर ये होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। A और B संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। A द्वारा किया गया निवेश B द्वारा किए गए निवेश के 7 गुना के बराबर है। इतने रुपये के वार्षिक लाभ में से A का हिस्सा रुपये में कितना होगा। तो बच्चों A और B दोनों ने व्यापार एक साथ शुरू किया।
और ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुने के बराबर है। इसका मतलब यदि ए बी 1 रुपया कर रहा होगा तो आपका ए जो है कितना रुपया निवेश किया होगा, 7 रुपया किया होगा, 7 गुना। बच्चों जो पूंजी का रेशियो होगा ना वही लाभ का रेशियो बनेगा यदि टाइम कांस्टेंट है। दोनों साथ शुरू किया, दोनों के लिए समय कांस्टेंट हो गया, दोनों 1-1 साल के लिए अपना पूंजी लगाया, तो जो पूंजी का रेशियो होगा वही किसका रेशियो बन जाएगा, लाभ का रेशियो बन जाएगा। यही लाभ का रेशियो। टोटल लाभ देखिए इतना मिला है और इस लाभ में ए का हिस्सा पूछ रहा है तो बता दीजिए 275,000 और इसमें किसका हिस्सा बताना है हमें। चमक तो नहीं रहा है ना स्क्रीन वहाँ, चूँकि वहाँ से हमको लग रहा है थोड़ा सा कुछ रिफ्लेक्ट वगैरह कुछ कर रहा है, राइट। वहाँ दिख रहा है ना आप, इसको देखिए कहीं कोई रिफ्लेक्शन तो नहीं है। इसमें ए का हिस्सा पूछ रहा है बच्चों, तो ए है कितना 7, लेकिन तुलना टोटल से करना होगा, नीचे 8 कर दीजिए, है ना। ऐसे ही ना बताते हैं हम लोग हिस्सा। अब 8 से डिवाइड करो तो बच्चों कितने बार में कटता हुआ दिख रहा है। 8 तिया 24, 3 35, 35 8 चौके 32, 3 30, 8 तिया 24, 6 60, 80 तो नहीं जाएगा बच्चों, 8 7 56, 4 और 8 5 40, 34,375 बार में साफ। तो इतना गुना क्या करना हम लोग को, 7 कर दीजिए, 7 5 35, है ना, 7 5 35, बाकी 3, 7 7 49, 49 3 52, बाकी 5, 7 21, 5 26, 5 2 6 कहीं मैच हो जाएगा। ओहो बड़ा क्लोज कर दिया ऑप्शन। कहाँ तक आए थे बच्चों, बाकी 3 7 21 5 26, बाकी 2 ना, 7 चौक 28 2 30, बाकी 3 7 21 3 24, कंप्लीट गुणा कर लीजिए। 24,625 मिला क्या, हाँ बी नंबर ना, नहीं बच्चों 2,40,625 है ना, 2 ठीक तो है, बी नंबर आंसर होना चाहिए, राइट बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, बड़ा ही प्यारा सवाल है बच्चों। इस सवाल को पहले तो खुद से बढ़ाओ, सबसे पहले खुद से बढ़ाइए, इसका उत्तर बताइए तो क्या होगा, ट्राई करिए तो। सभी बच्चे इस सवाल को पहले खुद से बनाओ, पहला प्रयास खुद का होना चाहिए ना। बहुत अच्छा सवाल है, सोचने के लिए थोड़ा सा दिया है। बनाइए, बनाना तो पड़ेगा। जो भी आ रहा है उत्तर बताइए, फिर मैं स्टार्ट करूं। सी गलत, अच्छा सवाल है देखिए। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 125 छोटे छोटे घनों का प्रयोग करके बनाया गया, ठीक, जिसमें से प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, 5 सेंटीमीटर बड़ा भुजा को एक एक में तोड़ेंगे तो 125 घन बन जाएगा, है ना। तो ये अपना इन्फॉर्मेशन पूरा डिटेल दे दिया है कि एक बड़ा जो घन है वो 125 छोटे छोटे घनों से मिलकर बनाया गया है, राइट। और जो छोटे छोटे घन हैं उसकी एक भुजा की लंबाई क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर, राइट। कहता है घन यानी वो जो बड़ा घन बनाया, छोटे छोटे घनों से मिलकर जो बड़ा घन बनाया, घन के प्रत्येक फलकों के बीच से एक घन हटा दिया गया। घन में टोटल कितने फलक होते हैं, सरफेस 6, 6 में से क्या किया, एक घन को हटा दिया। और उसके बाद कहता है शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, यानी इससे जो आकृति बना उस आकृति का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, सरफेस एरिया। तो बच्चों आप सिंपल बड़े घन की बात करें,
ठीक है। आप पहले ये इमेजिन करिए कि उसमें से एक भी घन नहीं हटाया गया, तो जब एक भी घन नहीं हटाया गया होता तो बड़ा घन का जो भुजा है वो कितना है 5, सॉरी बच्चों, बड़े घन की भुजा कितना है 5। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों याद रखना क्या होता है 6a² होता है, राइट बच्चों। तो 6 और भुजा क्या है बड़े घन का 5 ले लीजिए, ये कितना आ गया 150। यानी टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 150। लेकिन कब, जब आप एक भी घन यहाँ से नहीं हटाते तब। लेकिन 6 सरफेस से एक एक घन क्या किया वो निकाल लिया, तब जो आकृति बना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले बच्चों एक चीज़ जानो कि जैसे ही एक एक घन निकाले तो छोटा घन जो है उस छोटे घन का विमा क्या है 1 सेंटीमीटर। घन का जो सरफेस होता है वो वर्गाकार होता है। घन का सरफेस कैसा हो, वर्गाकार हो, ऐसा ही होगा ना। घन तो कुछ ऐसा ही बनता है ना बच्चों। कुछ ऐसा ही घन होगा, है ना। तो घन का ये वाला जो सरफेस है आप इसको इमेजिन करिए, ये सरफेस हमारा कैसा है वर्गाकार है, इसके 6 सरफेस वर्गाकार होते हैं। तो घन की भुजा यदि 1 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाला सतह का एरिया क्या होगा 1 × 1 भुजा स्क्वायर 1। तो जैसे ही आप घन हटाए एक एक घन तो कितना एरिया टोटल माइनस हो गया 1 1 1, 6 से 1 1 माइनस हो ऊपर से, ठीक है। एक सतह से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हटा ना, तो इसी तरह 6 सरफेस से टोटल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हट गया। इसमें से 6 क्या हुआ माइनस हो। सिर्फ इतना माइनस करने से भी काम नहीं बनेगा, ये कितना बचा, इससे काम नहीं बनेगा। अब जैसे आप घन को हटाए हैं ना, तो सारे सरफेस से 1 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया तो हट गया, जिसको हमें काउंट ही नहीं, वो तो खाली हो गया। तो खाली वाले को तो जोड़ना नहीं है हमें, तो जितना हट गया उसको हमने माइनस कर दिया। लेकिन इसको हटाने के बाद कुछ एक्स्ट्रा एरिया और उसमें दिखने लगा। वो कौन सा एरिया दिखने लगा, जैसे आप इमेजिन करो कि एक तारबूज लीजिए। तारबूज आप देखते हैं जब तारबूज खरीदने जाते हैं ना, तो खटाक से ऐसे 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 स्क्वायर काट के आपको दिखाता है, देखो दिखाता है ना। तो आप जैसे उस तारबूज को निकालेंगे ना, तो ऊपर का एरिया तो हटा ही हटा, नीचे गड्ढा हो गया। तो गड्ढा हो गया तो अब चारों बगल आपको लाल लाल दिखाई पड़ रहा है ना, तो वो जितना एरिया दिख रहा है दैट इज एक्स्ट्रा एरिया बन गया ना, वो भी काउंट करना। अब वो काउंट होगा हमारा। तो जो गड्ढा हुआ दैट इज ये वाला। जैसे ये टुकड़ा हटाएंगे हम, कहीं से ये हटाएंगे तो कितना गड्ढा करेगा, इतना ही गड्ढा करेगा। चौड़ाई इतना ही गड्ढा होगा, लंबाई भी उतना ही। मतलब एक स्क्वायर जैसा ही वो क्या करेगा, एक स्पेस बना दिया, खाली स्पेस बना दिया। तो जो खाली स्पेस बना उसका भी तो एरिया काउंट होगा ना। तो एक सरफेस की बात कर लीजिए और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना एरिया एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो कितना एक्स्ट्रा ऐड हुआ, तो उसमें क्या घटा हमारा, उसमें क्या घटा, सिर्फ ऊपर का हटा, ऊपर का हटा, बाद बाकी 5 का 5 रह गया, बाद बाकी 5 रह गया ना, सिर्फ एक हटा ना। और आपको एरिया क्या, एक तो चारों दीवार, जो दीवार बना उसका समझिए, ठीक है। चारों दीवार का एरिया और प्लस बेस आधार का एरिया, और सभी का एरिया तो एक एक है। प्रत्येक सरफेस का एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वैसा 5 एरिया आपको दिखाई पड़ा, 5 सतह, तो 5 का एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 में 5, तो ऐसा 6 सतह है, तो 6 में 6 बचे, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा हो गया। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा हो गया। तो 144 + 30 बराबर तो दैट इज गुड क्वेश्चन, नो डाउट, है ना, बढ़िया क्वेश्चन। चलिए बच्चों, इसकी माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि दिए गए डाटा को पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम, है ना। मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से आपको सजाना है। पहले यहाँ देखो तो बच्चों नंबर कितना है, 1
2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है। तो 8 नंबर का मतलब हुआ बीच। माध्यिका कैसे निकालते हैं? अरेंज कर लेते हैं और उसमें जो बीच वाला भाग होता है वही हमारा माध्यिका कहलाता है, बीच वाला। तो बच्चों यहाँ जो नंबर है ये नंबर किस में है आपका? इवेन में। 8 नंबर इवेन हो गया। तो जब इवेन संख्या होगा ना तो 2 बीच में आएगा, 2 बीच में आएगा, और ऑड होगा तो सिर्फ 1 बीच में आएगा। तो इसका मतलब बच्चों 3 इधर से 3 इधर से, बीच में बचेगा 2, 3 3 6 2 8, है ना। तो बीच में कौन जाएगा? 3 के बाद चौथा और 5वां नंबर कौन जाएगा? चौथा और 5वां नंबर। तो इसमें हमको पहचानना है कि सजाने के बाद कौन चौथा पे जाएगा और कौन 5वां पे जाएगा। तो बच्चों आइए सजाते हैं। सबसे छोटा इसमें देखो कौन दिख रहा है तुमको? सबसे छोटा बच्चों ये 12 दिख रहा है क्या? इससे भी छोटा है क्या? ठीक है ना। ये हमारा बच्चों पहला चला गया। हमें चौथा और 5वां पहचानना है बच्चों, बस ये ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने समझा दिया आपको। 1 हुआ, फिर उसके बाद बच्चे लो यहाँ पे 1 मैंने लिख दिया। 1 के बाद ये जाएगा शायद दूसरा, ये दूसरा जा रहा है बच्चों। तीसरा पे कौन जा रहा है देखो? 13 के बाद कौन जा रहा है? 114। देखो ये तीसरा पे चला गया, ठीक है, ये तीसरा पे गया। अब चौथा देखो 114 के बाद कौन आएगा? तो बच्चों 116 आएगा, बिल्कुल सही। ये आ जाएगा हमारा चौथा नंबर पे। और 5वां नंबर पकड़ो कौन आएगा? 116 के जस्ट बाद कौन दिख रहा है? 118। ये दिख रहा है? ये हमारा 5वां पे चला गया। बस बच्चों ये चौथा और 5वां 2 नंबर हो तो फिर इस दोनों नंबर को क्या करना है? जोड़ के 2 से भाग लगा दो। दोनों नंबर को जोड़िए, तो इस दोनों को जोड़िए। 7 6 कितना बच्चों? इसको और इसको जोड़िए। 7 6 13 पॉइंट, और 6 8 6 14 और 1 15 1 5, बाकी 1 1 1 2 और 1 3, और ये यही होगा बच्चों। और इसको डिवाइड कर दो किससे? 2 से। 2 ही काहे 2, 2 ही काहे 2, 15 2 7 14, 2 6 12, 117.65, यानी आंसर होना चाहिए बच्चों बी फॉर बिहार। राइट बच्चों। तो माध्यिका निकालने के लिए आपको यही अप्रोच अपनाना है। जब भी पूछ दे तो सवाल परीक्षा में, और फास्ट ऐसे ही बना लिया करिए। अगला सवाल देखो क्या कर रहा है। एक टेलीविज़न सेट का अंकित मूल्य 18,000 रुपये। एक दुकानदार 40% की छूट देता है और 10% का लाभ प्राप्त करता है। टेलीविज़न सेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बड़ा ही प्यारा सवाल। 18,000 हमारा अंकित मूल्य है बच्चों। 40% डिस्काउंट दिया तो बेच दिया 60% में, बेच दिया 60% में, और ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। और इतना में बेचने के बाद भी उसे 10% का क्या हो रहा है बच्चों? लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, क्रय मूल्य पता करना हो, होल वैल्यू का उल्टा। 10% लाभ का होल वैल्यू 11/10, 11/10 का उल्टा बच्चों 10/11। 00 से 00 की कहानी कर दो कैंसिल। ठीक है बच्चों। 18 गुना 6 हो रहा है कितना? 108 पे 1 0 2 0 और ये 3 0, और ये डिवाइड होगा किससे बच्चों? 11। तो मोटा मोटी पकड़ते हैं, देखते हैं क्या है। 11 तो सब में डाला पड़ा है, ठीक है। 11 नमा 99 जाएगा, 99, और बच्चों शेषफल कितना? 9 90, 11 8 88, 9 के बाद 8 कहीं नज़र आ रहा है, तो आंसर ये चला जाएगा। अब ज़्यादा भाग देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको आंसर पकड़ना है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम का यही तो फ़ायदा होता है कि नहीं? ऑप्शन देखिए और आंसर टिक करिए। ये देखिए बच्चों मिश्रण का सवाल है। 67.5 प्रति केजी मूल्य के चावल को 60 रुपये प्रति केजी मूल्य वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि औसत मूल्य 64 रुपये प्रति केजी प्राप्त हो जाए? तो बच्चों इसको बनाने का तरीका सीखो। एक ऐसा चावल है जिसकी कीमत है 67.5, एक दूसरा चावल है जिसकी कीमत है 60 रुपये प्रति केजी, और इस दोनों को मिलाने से जो मिश्रण तैयार हुआ उस मिश्रण की कीमत बता रहा है 64 रुपये प्रति केजी। तो मिश्रण का जो कीमत होगा उस दोनों के बीच नीचे उतर के थोड़ा लिखिए, और इस तरह से सजाने के बाद बच्चों ऐसे क्रॉस घटा दीजिए। ये घट के यहाँ लिखिएगा और इसको घटा के यहाँ लिखना है। बड़े में छोटे घटाइए। तो इस दोनों का अंतर कितना बच्चों? तो आप कहोगे 3.5। इस दोनों का अंतर कितना बच्चों? तो आप कहोगे कितना? 4 पॉइंट हटा, और इसी दोनों का रेशियो ले लेना है लास्ट में। तो 5 7 35, 5 2 10, 4:7/2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 चौके 8, वहाँ हो जाएगा 7, यानी रेशियो आ गया 8:7। आंसर होना चाहिए बच्चों। यानी पहला चावल यदि आप 8 केजी मिलाएंगे तो दूसरे वैरायटी का चावल आपको 7 केजी मिलाना होगा, जिससे क्या हो जाएगा बच्चों? आपके मिश्रण की कीमत हो जाएगा 64 रुपये प्रति केजी। राइट। अगला सवाल बच्चों, ये सवाल देखो। प्रथम 5 सम प्राकृतिक
संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। पहले बच्चों पहली बात एक चीज़ जान लो, जैसे प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जानो। जैसे पहला सम कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से, तो 2 स्क्वायर प्लस बच्चों 4 स्क्वायर प्लस क्या 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 व्हाट n स्क्वायर, नहीं? या फिर बच्चों इसी में लगातार विषम की बात करें और उसका स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर फिर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 बच्चों ये भी मान लो n स्क्वायर, ठीक है? तो इस दोनों का योग का फॉर्मूला लगातार प्राकृतिक संख्या के, लगातार सम प्राकृतिक संख्या का वर्ग और लगातार विषम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है बच्चों n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है? इस फॉर्मूले को याद रखें। यहाँ आपसे पूछा है प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। कुछ बच्चे तो सोच रहे हैं तो हम तो पाँचों का पाँचों लिख के फटाफट काम कर लेंगे। यदि 50 सम संख्या दे दिया तो कहाँ चले जाओगे, हालत ख़राब हो जाएगी, है ना? तो कुछ ऐसा नियम सीख लीजिए कि हर एक में लागू करके आप आसानी से बना सकते हैं। तो प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत पूछा है, तो जब पहला 5 लेंगे तो लास्ट कहाँ तक जाएगा आपको ये जानना जरूरी है। शुरुआत तो 2 से होगी, फिर 2 के बाद 4, है ना? तो 5वां कौन सा सम संख्या बनेगा? 2 5 10, यानी n की जगह आपको क्या बैठाना है? 10। तो बच्चों प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का हम योग लिखने जा रहे हैं, योग। तो n की जगह 10 बैठा रहे हैं, तो 10 गुणा 11 और एक और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। 10 गुणा 11 गुणा 12, n फिर एक जुटा फिर एक जुटा, है ना? और इसे डिवाइड किससे करते हैं? 6 से। तो ये हो गया हमारा प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, और योग में संख्या से भाग लगाने से क्या मिलता है? औसत मिल जाता है। तो संख्या कितनी है? 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, दैट्स ऑल। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 11 चौके 44। आंसर बच्चों बिहार, नहीं? अगला निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका, फिर माध्यिका वाला एक सवाल, है ना? तो बच्चों माध्यिका अभी आपको बताया, आप सभी फटाफट बनाइए खुद से। इसमें कितने नंबर हैं गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो 9 है तो एकदम आसान है, बीच में कोई एक ही होगा, है ना? बस बीच वाला पकड़िए। तो बीच कैसे पकड़ेंगे? तो सबसे पहले डाटा को अरेंज करिए ना बढ़ते हुए क्रम में बच्चों। सबसे छोटा देखो, ये पहला नंबर, ये सबसे छोटा 10 दिख रहा है लगता है, ये पहला जाएगा। 10 के बाद बच्चों 15, 15 से बड़ा, 15 से बड़ा, 15 से बड़ा कौन बच्चों? 18, और 18 से बड़ा कौन? 21 नहीं 20, 18 से बड़ा 20, और 20 के बाद बच्चों 21। अच्छा 9 नंबर है तो बीच में कौन जाएगा? 9 नंबर है तो बीच में कौन जाएगा? 4 इधर से 4 इधर से, बीच में एक ठो आएगा, है ना? तो 4 के बाद 5वां जो नंबर होगा बच्चों वो क्या होगा? बीच वाला नंबर होगा, है कि नहीं? तो 1 2 3 4, अच्छा 5वां, तो 5वां कौन? 20 के बाद 21, आंसर 21 होना चाहिए बच्चों। दैट इज इसका माध्यिका क्या हो जाएगा? 21, 5वां नंबर। ये देखो क्या कह रहा है, यदि त्रिज्याओं का योग और 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी बराबर हो तो वो 2 वृत्त किस तरह से आपस में जुड़े होंगे? बच्चों वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो ये वृत्त है और एक ये वृत्त है, इसका केंद्र ये ले लो, इसका केंद्र ये मान लो। दोनों ही केंद्र, देखो ये पहले वृत्त की त्रिज्या r और यहाँ से यहाँ ये दूसरे वृत्त की त्रिज्या सपोज करो r, ठीक है? तो दोनों ही वृत्त की त्रिज्या का योग, दोनों ही वृत्त की त्रिज्या का योग दैट इज दिस प्लस दिस, क्या यदि त्रिज्याओं का योग, दोनों ही त्रिज्याओं का योग, दोनों ही त्रिज्याओं का योग क्या दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी के बराबर हो रहा है? दोनों ही त्रिज्याओं का योग r प्लस r जब आप जोड़ेंगे, जैसे ये 2 है ये 3, तो 2 3 5, तो दोनों के केंद्र के बीच की दूरी भी तो 5 ही होगा ना। दोनों के इस कंडीशन में जब वृत्त कहाँ स्पर्श हो रहा है? बाहर में, बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है। वृत्त कई रूप से स्पर्श करता है ना? अंदर में भी स्पर्श करता है, प्रतिच्छेद भी करता है। 2 वृत्त कई तरह से एक दूसरे को टच कर सकता है।
तो जब बाह्य स्पर्श करेगा बच्चों तो दोनों की त्रिज्या का जो योग होगा दोनों ही वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। इसमें क्या होना चाहिए? वृत्त कहाँ स्पर्श कर रहा है? वृत्त बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं, यानी आंसर होना चाहिए बच्चों सी नंबर। अगला, अरुण और भारती का योग, अरुण और भारती की आयु का योग 24 वर्ष है, जिसमें अरुण बड़ा है। यदि अरुण और भारती की आयु दोगुनी कर दी जाए तो अंतर 8 वर्ष है। अरुण की आयु कितनी है? बच्चों इस सवाल को चाहो तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ऑप्शन से या फिर कॉन्सेप्ट से, दोनों तरीके से आपको बता देता है। आपसे किसकी आयु पूछा है? अरुण की। और अरुण के बारे में एक और बात लिखा हुआ है बच्चों, अरुण क्या है? बड़ा, यानी बड़े वाले का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? बड़े वाले का पूछ रहा है। देखते हैं इसमें से कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। जो ऑप्शन दिए गए डाटा को संतुष्ट करेगा वही आंसर हो सकता है बच्चों। तो देखो, यदि अरुण 10 का होगा तो दोनों मिलकर है कितना का? 24 का। तो अरुण 10 का होगा तो दूसरा आदमी कितने का होगा? 14 का होगा। तो आप ही बताओ, अरुण तो बड़ा है ना, अरुण तो बड़ा है, जबकि अरुण यहाँ 10 होगा तो दूसरा वाला 10 से बड़ा हो रहा है। इसका मतलब ये अरुण हो ही नहीं सकता है। पहला ऑप्शन कैंसिल। 28 को चेक करिए, दोनों मिल के जब 24 है तो ये कहाँ से असंभव वाली बात हो सकती? ये तो ऐसे ही देखते ही छांट दो। यदि थोड़ा भी ठीक ठाक इंसान हो, खाली भैंस वैरायटी नहीं हो तो, जब भैंसियों होगा तो भैंसियों छांट देगा, छाटेगा नहीं। अब चेक करो सी को, यदि सी सेटिस्फाई कर गया तो अच्छी बात, नहीं किया तो डायरेक्ट उत्तर डी हो जाएगा, सीधी सी बात। अब तो 16 के बारे में चेक करो बच्चों। यदि अरुण 16 का तो ये कितने का होगा? यदि अरुण 16 का तो दूसरा कितने का? दूसरा हो जाएगा 8 का। दूसरा कितने का हो जाएगा? 8 का। सही है। यदि हमारा अरुण 16 का तो दूसरा कितने का होगा? 8 का, क्योंकि दोनों मिलके 24 है। 24 में 16 घटाओ, दैट इज योर आंसर 8। ये तो ठीक है, दोनों का उम्र आपने पता कर लिया, लेकिन ये डाटा भी तो सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। दोनों का अंतर 8 कब हुआ? जब दोनों की आयु को क्या किया? दोगुना कर दिया। दोनों की आयु को दोगुना किया। 16 का दोगुना कितना? 32 और 8 का दोगुना। क्या इस दोनों का अंतर 8 हो रहा है? नहीं, इसका मतलब ये भी आंसर गलत। जो बचा उसको चेक मत करो और लगा दो आंसर, सीधी सी बात। और चेक ही करना है तो करके देख लो। यदि ये 14 का होगा अरुण तो दूसरा होगा बच्चों कितने का? 10 का। अब दोनों को दोगुना करो तो ये 28 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 20। क्या दोनों का अंतर 8 नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो इतना करने की आवश्यकता क्या है? जब आप बढ़िया से 3 ऑप्शन चेक कर लिए और नहीं मिला, इसका मतलब कन्फर्म उत्तर वो होना चाहिए। दैट्स ऑल। अब रही, कुछ बच्चों के मन में आएगा, सर आप एक्स नहीं माने ना, हमको अनपच सा हो रहा है। तो आइए उन अनपच का भी व्यवस्था कर देते हैं। इस सवाल को कॉन्सेप्ट से यदि बनाना चाहते हैं, देखो कैसे बनाओगे। मान लिया जाए अरुण का एक्स है और जो दूसरा आदमी भारती है उसका वाई है। ठीक है बच्चों, इस दोनों की उम्र का योग कितना दे रखा था? 24 दे रखा था। चलो ठीक है, ये लिखने में कोई टेंशन? नो टेंशन। अब आ जाओ, कहता है यदि दोनों की आयु को क्या किया जाए? दोगुना कर दिया जाए। दोनों की आयु को दोगुना कर दिया जाए और उसके बाद जब घटाया जाए, इसको दोगुना करेंगे तो 2x, इसको दोगुना करेंगे तो 2y। 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? x माइनस वाई। अरे दोनों की आयु को दोगुना करोगे ना, 2x एक हो जाएगा 2y, दोनों को घटाओ तो हम 2 कॉमन ले लिए, बचा x माइनस वाई। और इस दोनों का अंतर कितना बता रहा है? 8। 2 से कटा दीजिए कितने बार में? 4 बार। जब प्लस का समीकरण और माइनस का समीकरण दोनों पता हो जाए तो इसमें x और y बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपको बड़ा वाला यानी x का वैल्यू निकालना था, तो बड़ा वाला निकालना हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए। 24 4 28 और 28 में 2 से भाग लगा दो बच्चों, कितना? 14। यानी आपको यहाँ से भी आंसर दिख जाएगा अरुण का कितना है? 14। ठीक है, चलिए एक ट्रिगो का सवाल है बच्चों। इस सवाल को प्रयास कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। ये सवाल बनेगा कैसे? कुछ आसान सा रास्ता यदि मिल रहा हो तो वो चुनिए। यदि आसान सा रास्ता मिल रहा है बच्चों तो उसको चुनिए, और नहीं मिल रहा है तो फिर कहने की बात ही क्या। प्यारे बच्चों, चुन सकते हो तो चुन लो। देखो बच्चों, हमारे दिमाग में एक बात आ रहा है यहाँ पे
यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन कॉस, साइन कॉस, साइन कॉस, ये भी साइन कॉस। ये लग रहा है थोड़ा परिवार से बाहर जा रहा है, इसको भी उसी परिवार का सदस्य बनाने के लिए हम साइन और कॉस में तोड़ते हैं इसको, ठीक है। हम इस टर्म को बच्चों बस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा गौर से देखना। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट ए बराबर कॉट थीटा बराबर होता है बच्चों कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा कॉस ए बटे साइन, कॉस ए बटे साइन, और ये हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है बच्चों, पता ही होगा आप लोग। और इनटू इसको छोड़ दो, चलो उसको भी छोड़ दिए, बस ये वाला फर्स्ट टर्म को हम सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ फटाफट। एलसीएम आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। एडवांस का सवाल है, ट्रिगो का सवाल है, अपने दिमाग को एडवांस रखना है ना, बुद्धू जैसा बैठ के नहीं रहना। एलसीएम हो गया इतना, नीचे तो कुछ नहीं बच्चों, यहाँ से जब इसमें भाग देंगे तो कंप्लीट ही आएगा। इतना गुणा 1 दैट इज हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस। साइन से इसमें भाग लगाओगे, साइन से साइन कटेगा, बचेगा कॉस ए गुणा कॉस ए दैट इज कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। प्लस कॉस ए से इसमें भाग लगाओगे, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बचेगा साइन ए, और साइन गुणा साइन दैट इज साइन स्क्वायर, राइट बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट को जब आपने सॉल्व किया तो कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिला, ठीक है बच्चों। अब देखो इस नज़ारे के साथ ही हम अब डायरेक्ट ऑपरेशन करेंगे, थोड़ा सा बुद्धि प्लीज कंसंट्रेट रखना और तेज रखना। देखो ये टर्म का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। अब इसके जगह इसको इमेजिन कर लो बच्चों, इसको इमेजिन कर लेगा, और इतना गुना इतना गुना इतना है। तो एक बात बताओ, यदि बुद्धि विवेक है इससे ये क्या होगा, साफ हो जाएगा, साफ हो गया। अब बचा क्या, इतना इंटू इतना, और ये बचा हुआ है बच्चों। आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, या फिर इस बात को भी आप भूलिए जाइए, 1 मत करिए, 1 भी मत करिए। अब इसके साथ गुणा क्या है, इसके साथ गुणा है साइन ए इंटू कॉस ए, क्या गुणा है साइन ए माइनस कॉस ए। बच्चों एक फार्मूला आपको पता होगा कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जानते हैं किसके बराबर होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू। बच्चे को नहीं पता है तो हम लिख देते हैं बच्चों, याद रखना ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। देखो तो क्या इसी पैटर्न पर ये है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सेम है। तो क्या इसको आप ए क्यू माइनस बी क्यू नहीं समझ सकते हैं, और ए क्यू माइनस बी क्यू जैसे ही समझे तो क्या हुआ, तो ऐसे, अरे मेरा पेन नहीं चला भाई, ये ऐसे साफ, ऊपर वाला साफ हो ही गया था, इसके साथ वो साफ हुआ और इसके साथ ये साफ हो गया था, बचा क्या 1। क्या सही नहीं है क्या, लेकिन पता हमें तो विश्वास है कि शायद समझ गया होगा। यदि आप नहीं समझे ना तो पूरा छाप के काम करिएगा। बच्चे को क्या करना चाहिए, पूरा छापना चाहिए और छाप के देखो कब कट रहा है कि नहीं, उसके दिमाग में नहीं आ रहा कौन कैसे कैसे कट रहा है, तो आप पूरे छापिए। इसके बदले में ये लिखिए और इसको छापते जाइए छापते जाइए छापते जाइए, और इसके बदले में ये लिखिए और उसके बाद देखिए खट खट दोनों तरफ से कट जाएगा, तो बचेगा बच्चों 1, ठीक है। चलो ये सवाल बच्चों किसका, टाइम एंड वर्क का प्यारा सा सवाल है। ए एक कार्य को 30 दिनों में करता है, बी 50 दिनों में और सी 40 दिनों में कर सकता है। यदि ए को एक दिन बी द्वारा और अगले दिन सी द्वारा बारी बारी से सहायता प्रदान की जाती है तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। बच्चों सबसे पहले यहाँ गौर करो, ए है, बी है और सी है, ठीक है। तीनों का टाइम दिया हुआ है। इफिशिएंसी से इस सवाल को बनाते हैं बच्चों, तीनों का टाइम दिया है तो कैसे टाइम से इफिशिएंसी क्षमता पता करते हैं, इसका तरीका क्या है। इसका तरीका है तीनों टाइम का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम फास्ट लीजिए। 30, 50 और 40 का एलसीएम की बात करेंगे बच्चों तो एलसीएम हो जाएगा आपका कितना 600, कितना हो जाएगा 600, यस। तो बच्चों जो एलसीएम आया 600, एलसीएम क्या आ गया 600। इस एलसीएम में बारी बारी से भाग लगाइए तो आपको क्या मिलता जाएगा, क्षमता मिलता जाएगा। 600 में 30 से भाग लगाएंगे तो यहाँ एक ही क्षमता पता चलेगी। 50 से 600 में भाग लगाइएगा तो 12 मिला, जो भागफल आ रहा है वो भागफल आपकी क्षमता निकलता जा रहा है।
40 से भाग लगेंगे बच्चों कितने बार में? 15 बार में। यानी ABC तीनों की क्या पता चल गया? क्षमता पता चल गया। राइट बच्चों, जो हमारा ये LCM है बच्चों, ये LCM ही हमारा क्या होता है? टोटल वर्क होता है। LCM ही क्या होता है? टोटल वर्क। यानी वहाँ पे काम कितना करना है? 600। या फिर आप ऐसे भी सोचिए, इफिशिएंसी को जब टाइम के साथ गुना करते हैं तो क्या मिलता है? टोटल वर्क मिलता है। किसी का भी इफिशिएंसी पकड़िए, जैसे आपने एक इफिशिएंसी पकड़ा तो एक ही समय लीजिए, यानी 20 क्षमता वाले को यदि 30 दिन लग रहा है तो टोटल वर्क 20 गुना 30 दैट इज 600। किसी का भी आप कर लीजिए। जैसे इसके बारे में सोचिए, B की क्षमता 12 है और इसको लग रहा है कितना? 50 दिन। तो 12 क्षमता से 50 दिन में काम पूरा हुआ तो टोटल काम कितना हुआ? 12 गुना 50 दैट इज 600। कहीं से भी करेंगे आपको 600 मिलेगा। और सबसे आसान है कि जब आपने LCM ही निकाल लिया तो LCM ही समझा करिए हमेशा क्या होता है बच्चों? टोटल वर्क होता है। ठीक है, अब इसी टोटल काम को करना है तो काम कैसे हो रहा है उस पर फोकस करिए। कहता है A का साथ एक दिन देता है B और अगले दिन A का साथ देता है C, फिर अगले दिन A का साथ देगा B और अगले दिन देगा C। तो बच्चों यहाँ से देखो सीरीज रिपीट हो रहा है, AB AC AB AC AB AC AB AC। ये 2 दिन का जोड़ा बन रहा है। कितने दिन का जोड़ा बन रहा है? 2 दिन का जोड़ा बन रहा है। ये 2 दिन में कितना काम हुआ पहले ये पता कर लो, है ना। इसी तरह से काम होता जाएगा प्रत्येक जोड़ा में। तो एक जोड़ा में कितना काम हुआ? तो एक जोड़ा की बात करेंगे तो एक जोड़ा में 2 दिन है। इसका मतलब A तो दोनों दिन रहा, लेकिन इस 2 दिन में B मात्र 1 दिन और C भी 1 दिन। तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा? तो 2 दिन में A काम करेगा 20 दूनी 40। कितना बच्चों? 20 दूनी 40। अब A का एक ही दिन का काम और B का एक ही दिन का काम, इस दोनों को जोड़िए तो 12 और 15 मिलके कितना बच्चों? 27। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना? 67। 67 से भाग लगाइए और भाग लगाने के बाद यदि नहीं कटे तो आपको पूर्णांक भागफल लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? पूर्णांक भागफल। पूर्णांक भागफल का मतलब हुआ पॉइंट से पहले का वैल्यू। ठीक है, तो 67 से जब इसमें भाग लगाओगे 10 बार में गुना करोगे तो बच्चों सीधे 670 हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि वो कितने बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। 67 गुना 9 भी करो, देखो क्या हो जाता है? 9 सते 63 और 9 छके ये भी पार हो गया 600 से। तो कितने बार में कटेगा? 8 बार। ये तय हो गया कितने बार में कटने वाला है? 8। यानी इतना 67 इसको आप 67 ही समझो ना बच्चों, ये 67 इस तरह से काम होता जा रहा है। 600 काम करवाना है तो 67 करके कम से कम 8 पेयर तो जाएगा ही जाएगा। कितना पेयर चला गया? 8। तो इस 8 पेयर में कितना काम हो गया? तो एक पेयर में 67, 8 पेयर में 8 गुना 67 गुना करके चेक करिए आपको कितना हो रहा है। 8 गुना 67 करो बच्चों रफ में, तो 8 से 56 बाकी 5 अच्छा 48 48 और 5 कितना बच्चों? 53। यानी 536 काम हो गया। कितना काम हो गया? 536। यानी 600 में से 536 काम हो गया तो बचा कितना बच्चों? 64। बचा कितना? 64 काम बचा। दोनों को घटा लीजिए आप। ठीक है, 64 काम बचा। अब जैसे ही पेयर कंप्लीट हुआ, जैसे ही पेयर कंप्लीट होता है बच्चों तो फिर से कौन आएगा? AB आएगा। कौन आएगा? AB आएगा। अल्टरनेट में थोड़ा इस पेयर और सीक्वेंस पे गौर किया करिएगा। तो ये 64 काम करने के लिए फिर से कौन आएगा? करने के लिए आएगा AB। और AB दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? 20 + 12 यानी 32। तो 32 क्षमता से जब काम शुरू करेगा तो भाग लगा के 32 दूनी 64 अब यहाँ नहीं कर दीजिएगा। जैसे ही भाग लगाए तो फिर हो गए गलत, फिर हो जाएगा गलत। और जैसे ही 32 गुना आपने 2 किया तो क्यों गलत हुआ जानते हैं? इसलिए गलत हो गया बच्चों क्योंकि आपने इसी पेयर से लगातार 2 दिन काम करवा दिए। अरे भाई AB को तो मात्र एक ही दिन मौका मिलेगा ना, फिर उसके बाद आएगा AC। आप जैसे ही भाग लगा दिए 32 दूनी 64 मतलब सीधे दोनों को लगा दिए, जाओ दोनों मिलके कर दो। तो आपने इस पैटर्न को फॉलो ही नहीं किया फिर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आप दिन गिनिएगा, एक एक दिन करके अब यहाँ से गिनना है बच्चों। तो क्या ये दोनों मिलकर पूरा एक दिन लेके भी काम को फिनिश कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एक दिन पूरा ले लेगा तो 32 ही काम करेगा ना एक दिन में, जबकि काम कितना है? 64। तो उसके बाद अब कितना काम बचेगा? तो काम बचेगा फिर से कितना बच्चों? 32। फिर से कितना बचेगा? 32 काम बचेगा। अब इस 32 काम को करने के लिए फिर से कौन आएगा? तो AB निकला तो फिर आएगा AC। अब AC की क्षमता कितना है? AC की क्षमता कितना है? 20 + 15 यानी 35। यानी एक दिन में 35 करने की क्षमता रखता है। काम 32 है मतलब पूरा दिन भी नहीं लेगा। दिन का कितना भाग लेगा? 32/35वां भाग, है ना। क्षमता से भाग लगा दीजिए। तो दिन का इतना हिस्सा लेगा लास्ट में और काम क्या करेगा? फिनिश करेगा। टोटल टाइम पूछा था बच्चों, यहाँ 8 जोड़ा है। एक जोड़ा में कितना दिन था? 2 दिन। तो 8 जोड़ा मिलकर 8 दूनी 16 दिन।
16 दिन प्लस ये 1 17 दिन और 17 प्लस 32/35 दिन, यानी 17.32/35। द आंसर इज बच्चों। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखो, नंबर सिस्टम के सीधे थ्योरी से क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 3 से विभाजित होने की शर्त क्या है। कोई भी संख्या 3 से कटेगा या नहीं कटेगा बच्चों, इसकी जांच आप कैसे करते हैं। तो संख्या के अंकों के योग को क्या किया जाता है, 3 से डिवाइड कर दिया जाता है, और यदि वो कट गया तो संख्या भी कट जाती है, नहीं कटा तो नहीं कटेगी, सीधी सी बात। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक उनके लघुत्तम समावर्तक का 20वां हिस्सा है। क्या मतलब हुआ बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कुछ बोला गया कि एलसीएम जो है, सॉरी महत्तम, एचसीएफ जो है एलसीएम का कितना है 1/20वां हिस्सा है। इसका मतलब हुआ बच्चों, यदि एचसीएफ x है तो ये कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। 1/20 का मतलब होता है कि कोई 20 है तो कोई 1 है ना। तो एलसीएम हमेशा बड़ा होता है, ये बात हमेशा रखिएगा एचसीएफ से, है ना, क्योंकि एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। ठीक है बच्चों, तो एचसीएफ x तो ये कितना हो गया 20x। कहता है उस दोनों में से एक संख्या 96 दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक के बीच का अंतर भी दिया, यानी इस दोनों के बीच का अंतर कितना दे रखा है 456। ठीक है बच्चों, तो 20 में से x घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 19x = 456। बच्चों इससे कटाओ तो कितने बार में कटता है 19 दूनी 38, 7 19 चौके 76, यानी x का मान कितना मिल गया हमें 24 मिला। x का मान पता चल गया। बच्चों देखो यहाँ पर एक संख्या भी दिया हुआ है, ठीक है। अब यदि x का मान हमने पता कर लिया तो एलसीएम भी पता चल गया, एचसीएफ भी पता चल गया। आपसे दूसरी संख्या का वैल्यू पूछ रहे तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। उस फॉर्मूले पे बैठा दो बच्चों, ठीक है। एलसीएम 20x, तो 20 गुणा x मतलब कितना 24, ये हमारा एलसीएम होगा। एलसीएम गुणा एचसीएफ, एचसीएफ कितना x यानी 24। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या है 96, दूसरी संख्या पूछ रहा है, मान लो दूसरी संख्या क्या है भाई, कटा दो बच्चों, 24 चौके 96, 4 छके 20 छके, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 120। दूसरी संख्या आपने पता कर लिया 120। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पर ये रहा। वृत्ताकार ट्रैक पर हो रही 1200 मीटर की एक दौड़ में ए और बी एक ही स्थान से एक ही, ये सेम सवाल अभी एलसीएम में से पढ़ा रहे थे, सेम सवाल, सिर्फ डाटा नहीं, वहाँ 3 धावक को दौड़ाए हैं, 3 धावक दौड़ाए हैं, दूरी भी दिया गया है, वृत्ताकार स्टेडियम की दूरी ये, ठीक है, ये स्पीड से चलता है, बताओ कितने समय बाद दोबारा मिलेगा। देखिए है ना सवाल, लेकिन बच्चा जिसको पढ़ा दिया उससे जाके पूछिए कि सवाल बनाओगे, दो सर कहाँ बनेगा सब, तो वही चीज़ है, बच्चा पढ़ता लिखता कोई। बच्चों देखो पूछा है ना कि वो क्या करता है, वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में 18 और 27 की गति से दौड़ना शुरू करता है, और दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद वे ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे, है ना, कितने समय बाद वे ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे मतलब उसी स्थान पर मिलेंगे ना। तो इसमें करना क्या चाहिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, प्रत्येक धावक के द्वारा उस वृत्ताकार स्टेडियम का एक चक्कर लगाने में लगाया गया समय, पहले समय पता करें। पहला धावक के समय को t1 यदि मान लें तो समय बराबर होता है बच्चों दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो पहला का चाल कितना है 18, लेकिन वो मीटर और ये किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए बच्चों 5/18 से क्या करना होता है, गुना किया जाता है, 5/18 से गुना, 5/18, 18 ऊपर चला जाए, 18 से 18 कैंसिल बच्चों, 5 से कटाओ कितने बार में 24 × 120 यानी 240 सेकंड। पहला धावक को कितना समय लग गया 240 सेकंड। अब दूसरे धावक का समय पता करो, तो दूसरे धावक को भी तो बच्चों 1200 मीटर ही दौड़ना है ना, और किस स्पीड से दौड़ रहा है वो 27 की गति से, तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 तिया बच्चों कितना 27, ठीक है, 5 तिया 15, 15 8 क्या होता है बच्चों 120, यानी 80 बार में कट गया,
यानी दूसरे धावक को कितना समय लग रहा है? 80 सेकंड लग रहा है। ठीक, ओह सॉरी, यहाँ 2 बाकी है। 80 दूनी कितना हो गया बच्चों? 160। कितना हो गया? 160। वेरी गुड। दूसरे धावक को समय लग गया 160 सेकंड, सही है ना बच्चों? और पहले धावक को कितना समय लग रहा है? 240। और जब भी पूछे कि पुनः दोबारा कब एक साथ उसी स्थान पर मिलेगा, तो ऐसे केस में बच्चों दोनों ही समय का क्या निकाल देना? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो 240 और 160 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम। तो 240 और 160 का एलसीएम बताइए क्या होगा? तो एलसीएम निकालने का मतलब भी क्या होता है? सबसे बड़े वाले नंबर को पकड़िए, जब बड़ा वाला नंबर अन्य सभी छोटे नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वही एलसीएम होता है। तो 240 160 से तो कटा नहीं, तो अब जब भी होगा तो 240 से कटने वाला उससे बड़ा नंबर ही होगा। तो 240 से कटने वाला बड़ा नंबर की बात करें तो 240 से कटने वाला बड़ा नंबर आप खुद बताओ, क्या 480 नहीं? तो वही एलसीएम हो जाए। ऑप्शन से भी देखिए पकड़ लेगा फास्ट। तो बच्चों शायद आप इस सवाल को समझ गए होंगे, एलसीएम एचसीएफ का सवाल है ये। चलिए अगला ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। पिता और पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी थी। उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बेस्ट होगा बच्चों इस सवाल को ऑप्शन से बनाओ। कई सवाल ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बच्चों ऑप्शन से बनाना चाहिए, और यदि ऑप्शन से कई सवाल बनाना सीख गए तो निश्चित ही कम समय में बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट ले पाओगे। और यदि हर सवाल को आप कॉन्सेप्ट से ही बनाते चलेंगे तो बच्चों सारे क्वेश्चन को आप नहीं बना पाओगे, इसकी गारंटी। ठीक है, चलो ऑप्शन से चेक करते हैं। उन दोनों की वर्तमान आयु दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, डाटा सेटिस्फाई करते हैं कि कौन सा ऑप्शन दिए गए डाटा को पूरी तरह से क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। पहला डाटा है दोनों के बीच का अंतर कितना है? 15। इसके बीच का अंतर कितना? 15। सही तो है। क्या दूसरा डाटा सेटिस्फाई कर? 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के दोगुना होना चाहिए। चलो 5 वर्ष पूर्व ये कितने का हो जाएगा? 35। और ये कितने का? 20। क्या दोनों में दोगुना का रिलेशन है? नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। इस दोनों के बीच का भी अंतर 15 है। पहला वाला डाटा सेटिस्फाई, दूसरा वाला डाटा में 5 वर्ष पूर्व ये हो जाएगा 40 का, और ये 5 वर्ष पूर्व हो जाएगा बच्चों 25 का। क्या दोगुना का है रिलेशन? दैट इज ऑप्शन रॉन्ग। फटाफट चेक करो और छाट। इस दोनों का अंतर भी कितना है बच्चों? 15। इसका 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? 30। और इसका 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? 15। क्या दोगुना का रिलेशन है? हाँ, पकड़ा गया, आंसर हो जाएगा क्या? तो बेहतर है बच्चों ऑप्शन से बनाओ। ठीक है, कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हो, बट बेस्ट होगा कि आपको ऑप्शन से बनाना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या करें। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। दोगुनी होने का मतलब हुआ कि धन 1 है तो 2 हो गया, तो ब्याज कितना बना? ब्याज 1 बना। तो एक ब्याज बनने में कितना साल लग गया बच्चों? 4 साल। तो कहता है उसी ब्याज दर पर वह कितने समय में 7 गुना हो जाएगा? 7 गुना होने का मतलब ब्याज 6 बनेगा। तो 6 ब्याज होने में कितना समय? एक ब्याज बनने में 4 साल, तो 6 बनने में ब्याज 6 गुना, तो समय भी 6 गुना 6 चौके। आंसर बच्चों बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या करें। 2 बेलनों की त्रिज्याएं 2:1 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात, आयतन का अनुपात पूछ रहा है। तो जब अनुपात ही पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट रेशियो लेके काम कर सकते हैं। और अनुपात में बच्चों जो कॉमन चीज होता है वो कट जाता है। अनुपात में जो कॉमन चीजों को क्या होगा? कट जाएगा। आप बताओ किसका आयतन पूछा है बच्चों? बेलन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है बच्चों पाई r²h। क्या होता है? πr²h। इसमें पाई तो कांस्टेंट है। पहले में यदि ये लिखेंगे तो दूसरे में भी तो πr² ही जाएगा ना। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो तो बदलने वाला चीज़ है नहीं। बदलने वाला चीज़ है r और h। तो जब रेशियो निकालेंगे बच्चों तो कॉमन चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। कॉमन चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं। तब क्या करें? तो जो बचा, जो वेरिएबल है जिसमें परिवर्तन होना है, उसको लेके चलिए। r², पहले का रेडियस 2, 2 का स्क्वायर कितना बच्चों? 2 का स्क्वायर 4, r² गुणा h, और पहले की ऊंचाई 5। तो पहले बेलन का ये आयतन ले लीजिए, अनुपात दूसरे बेलन का आयतन में चलिए। r²h तो दूसरे की रेडियस है 1, 1 का स्क्वायर करो 1, और 1 गुणा ऊंचाई कितना? 2, 2 दूनी 4, यानी बच्चों 10:1। द आंसर इज डी फॉर दिल्ली। तो बच्चों मैंने अपने तरीके से बेस्ट प्रयास किया आप सभी को समझाने का। शायद आप यदि पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो निश्चित ही आपको बहुत फ़ायदा मिल रहा होगा। और बच्चों यदि वीडियो पसंद आ रहा है
तो लाइक भी ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। और बच्चों, यदि आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें तो इतना मेरा वादा है, दावा है, जो समझ लीजिए कि आपका मैथ्स बहुत बेहतर करेंगे यदि आप ईमानदारी से सचमुच एक अच्छे विद्यार्थी की तरह आप लगातार वीडियो देखते रहेंगे, खुद से भी प्रयास करेंगे और जो जो सवाल आपको समझ में नहीं आएगा उस सवाल को यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो मेरा यकीन है कि आपका मैथ्स अच्छा होगा बच्चों। और आज के डेट में यदि आपने मैथ अच्छा कर लिया तो निश्चित ही आपका रीजनिंग भी अच्छा होगा, और ये दोनों अच्छा हो जाएगा बच्चों तो जीके यदि आपका अच्छा नहीं है, यदि आप उसे एवरेज भी बना लेंगे, एवरेज भी नॉट सुपेरियर, तो मुझे यकीन है कि आपका रिजल्ट सबसे पहले आएगा बच्चों, है ना। तो इस तरह से लगातार आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। और बच्चों, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।